अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया है। थैंक यू थैंक सो यू मच। आज़ू और आपके सुनने और देखने वालों को रमज़ान की मुबारकबादी एंड अगर मुलाकात नहीं हुई तो इन एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर, आपको भी मुबारक हो। और आज तो जुम्मतुल विदा भी है और इसलिए यहाँ पर भी काफ़ी उसको लेकर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी और आप भी आज जैसे उसमें ही बिजी थे। लेकिन सर यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया और उसके बाद जो एक सिलसिला चला, तो आपको जो है वो ट्रम्प की या अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पर कैसी लग रही हैं? आपका ख्याल है ये सब कुछ ठीक हुआ है? और जो अब इन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया है, क्या अब ये इसको संभाल पाएँगे? क्या रोक पाएँगे अब इस जंग को? तो अगर आप फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो आती है fp.com अगर उस पे जाएँगे तो उनका एक रिसर्च था जिसमें वो रिपोर्ट करते हैं कि तकरीबन वास्ट मेजॉरिटी यानी 70-80% से ज़्यादा जो इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर्स हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं। तो जो इस जंग के फेवर में हैं इन द यूएस या तो वो प्रो इज़राइल एंटी गाज़ा हैं या वो थोड़े बहुत जो एंटी इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ जो ईरानियन डायस्पोरा है, यही 2 सेगमेंट्स हैं जो इस जंग के फेवर में हैं। बाकी के सब इसके खिलाफ हैं बिकॉज़ इट इज़ नॉट इन द यूएस इंटरेस्ट। जंग शुरू होने से 1 हफ्ता पहले ही जो नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है उन्होंने कहा था कि एक तो रेजिम चेंज आप नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी का नेट असेसमेंट था कि देयर इज़ नो इमिनेंट थ्रेट टू द यूएस यानी फ़िलवक़्त क्योंकि ईरान ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर हो गया था वो 12 डे वॉर में। और इससे पहले आपको शायद याद होगा तुलसी गैबर्ट ने एक वीडियो भी बनाया था कि ईरान हैज़ नॉट परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो एक कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट है कि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स का मकसद डिटरेंस है, इस्तेमाल नहीं। यानी कि आप बेसिक जैसा कि पाकिस्तान यूज़ करता इंडिया के खिलाफ। सो द थ्रेट इज़ कि अगर इंडिया कन्वेंशनल वॉर जीतने लगेगी, तो पाकिस्तान यूज़ करेगा बॉम्ब। सो द पॉइंट इज़ टू टेल इंडिया देयर इज़ नो पॉइंट इन विनिंग अ वॉर बिकॉज़ अगर आप विन करें कन्वेंशनल तो हम न्यूक्लियर यूज़ कर लेंगे। सो इट हैज़ अ डिटरेंस की कैपेसिटी। लेकिन ईरान वाज़ यूज़िंग थ्रेशोल्ड लेवल यानी हम बम बनाने के करीब हैं एज़ अ डिटरेंस। सेइंग कि अगर आप हमको थ्रेटन करें तो हम बना लेंगे। दैट वाज़ देयर थ्रेट। तो इट वाज़ समथिंग न्यू इन इंटरनेशनल रिलेशंस एक नई थ्योरी टेस्ट हो रही थी व्हिच ऑब्वियसली फेल्ड क्योंकि अमेरिका ने हमला कर दिया उनके ऊपर। बट काफ़ी दिनों तक वो चलते रहा यही धमकी कि अगर आप हमको अटैक करेंगे तो हम बम बना लेंगे। ये नहीं कि हमारे पास बम है, अटैक ना करें। ठीक है? लेकिन इट कीप्स प्रूविंग कि जो मुल्क जिनके पास बम नहीं है वो बेवकूफ़ हैं बिकॉज़ देखिए आप नॉर्थ कोरिया कुछ भी कर ले उसको कोई छेड़ता नहीं है बिकॉज़ इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स। तो एनीवे तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का तो असेसमेंट था कि देयर इज़ नो इमीडिएट थ्रेट, इट इज़ नॉट परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स। फिर ये क्यों जंग हुई? तो द आर्गुमेंट इज़ कि ईरान थोड़ा कमज़ोर हो गया था पिछले जो इज़राइल के साथ जो लंबा चक्कर चला ये मिसाइल्स वगैरह प्लस इज़राइल ने ईरान के जो मेन हथियार थे हिज़्बुल्लाह, हुती वगैरह उनको भी काफ़ी कमज़ोर कर दिए थे यूएस और ईरान इज़राइल मिलकर। सो एक थियरी ये जा रही थी इज़राइल की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में कि ईरान हैज़ बिकम वीक अगर हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इज़राइल की बहुत ज़माने तक मिडल ईस्ट पर हेजेमनी बन जाएँगी। यानी बेसिकली अब अरब मुल्क जो स्पेशली है उनकी अब गुलामी शुरू हो गई है एंड इट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ना इनके पास क्रिएटिविटी है, ना इनके पास वाइटैलिटी है। आई डोंट थिंक दे आर कैपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ देयर स्लेवरी। तो ये ये मौका देखकर क्योंकि जंग का कुछ भी नतीजा हो आरज़ू, मिसाल के तौर पे अगर ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चले जाती, इज़राइल का जो नुकसान होगा फाइनेंशियली वो अमेरिकन टैक्स पेयर इमीडिएटली दे देंगे, राइट? जैसा कि बाइडेन जाते-जाते $17.5 बिलियन देकर चले गए। तो ट्रम्प और इतना ज़्यादा नहीं होगा 20, 25, 30 बिलियन भी अगर नुकसान हुआ इज़राइल का तो वो
अमेरिका दे देगा, लेकिन अमेरिका का नुकसान कौन देगा? वो ऑलरेडी हमने इस जंग में अभी तक $20 बिलियन तक खर्च किए हैं। अगर ये लंबा चलेगा तो रोज़ाना 1 बिलियन से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जैसा कि आपके पास तो बहुत बुरा हाल है, सुना स्कूलें बंद हो गई हैं वगैरह, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, फिर पावर कट शुरू हो जाएँगे। अब सरकार के लिए डिसीजन है कि स्कूल्स और घरों के लिए पावर कट करें, यानी अमीर लोगों के एयर कंडीशंस का कम करें, या इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ की पावर कट करें। अगर वहाँ करें तो आपका जीडीपी कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगा। प्लस जो महँगाई बढ़ रही है तेल की, पाकिस्तान को हर महीना $600 मिलियन ज़्यादा खर्चा आने वाला है तेल पर। तो उससे आपका जो लिमिटेड कुछ 20 या 21 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज है, सरकार और कमर्शियल बैंक्स को मिला लें, तो उस तरह से आप 11-12 महीने में यू विल रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप सारी चीज़ें इंपोर्ट करना छोड़ दें, जो दूसरी चीज़ें, खाली अगर तेल इंपोर्ट करें तो भी आप एक साल नहीं सर्वाइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन तो इस तरह से, लेकिन आपकी ये जो नुकसान जो होगा पाकिस्तान को कौन भरेगा? नोबडी ना। तो दैट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर, जो सिवाय इजराइल के और किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तेल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सप्लाई, इसका फायदा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो गल्फ में, उनको भी नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को होगा जो हु आर आउटसाइड द हॉर्मोन्स, जैसा कि अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, ये लोग ज़्यादा तेल बेचेंगे। तो इन दैट सेंस इट इज़ नॉट ए विन फॉर एनीबडी। और अमेरिका में भी तेल की कीमत बढ़ गई, क्योंकि अब पास तेल है लेकिन मार्केट प्राइस बढ़ गई, तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो मार्केट प्राइस पे बेच रहे हैं। तो हर स्टेट में $3 से ज़्यादा गैलन हो गया है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। यहाँ पर डेलावेयर में 2.9 कुछ था, अब जाके वो 3.5 हो गया है, यानी तकरीबन 60 सेंट पर गैलन बढ़ गया है। तो उससे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और अमेरिका के इस वक्त अगर आप अमेरिकन पब्लिक से पूछे कि आपका सबसे बड़ा क्राइसिस प्रॉब्लम क्या है, तो वो अफोर्डेबिलिटी है, जिसके बेसिस पे ममदानी ने न्यूयॉर्क में इलेक्शन जीता था, कि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। 2017 से आरजू, यानी पिछले 2017 यानी 9 साल में तनख्वाहें सिर्फ 37% बढ़ी है, यानी 3 या 4% बढ़ रही है हर साल तनख्वाह। लेकिन जो किराए हैं मिसाल के तौर पे, वो 60% बढ़ गए। तो फूड ग्रोसरीज की बिल है वो 50-60% बढ़ गई है। अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो वो तो 100% के करीब महंगा हो गया। यानी आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज़ द अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस अमेरिका की। और फिर हेल्थ केयर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा। तो एक यहाँ पे ओबामा केयर का नाम सुना था होगा। तो ओबामा केयर की जो सब्सिडीज़ थी वो ख़त्म हो गई। यानी अगर आप एक रिटायर्ड आदमी हैं या रिटायर्ड औरत है, तो आप माहाना अभी तक $850 या $900 हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च कर रहे थे, लेकिन वो सब्सिडी ख़त्म होने से वो 2500 हो रही है। तो उस सब्सिडी का जो कॉस्ट है वो सिर्फ 30 बिलियन है, और अमेरिका की सरकार के पास वो 30 बिलियन नहीं है, लेकिन ये जंग करने के लिए उनके पास अनलिमिटेड अमाउंट। तो इससे पब्लिक भी काफ़ी नाराज़ हो रही है। इनफैक्ट मैंने कल एक आर्टिकल लिखा कि इस जंग की वजह से तेहरान में रिजिम चेंज हो या ना हो, अगर ये जंग लंबी चलेगी तो शायद वाशिंगटन डीसी में रिजिम चेंज हो जाए। सर होना तो यही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अटैक किया, मैं हरगिज जो है वो पहले जो गवर्नमेंट थी या जो है ईरान की, उसके फेवर में नहीं हूँ कि वो अपने लोगों को जिस तरह से दबाते हैं या जैसे रखते हैं। लेकिन सर ये भी कोई तरीका नहीं था जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया, कि इतने लोगों को ऊपर अटैक कर दिया। और इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका की गलत पॉलिसीज भुगत रहा है। आपको नहीं लगता ऐसा? जब अफगानिस्तान की जंग की थी हम लोगों ने, तो क्या आप मीडिया में थी जब? आपकी एज नहीं पूछ रहा, बट वही नहीं सर, रिपोर्टेड। वो एज भी बता दो, उसमें कोई इश्यू नहीं है एज में भी। लेकिन सर अफगानिस्तान की वो जो 20 साल अफगानिस्तान की जंग लड़ी है जी हाँ, पाकिस्तान ने, हाँ ऑब्वियसली, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप शुरू में अगर आप कवरेज देखें, जाके इवन जे लेनो का मुझे अच्छी तरह से याद है शो, ये जितने भी लिबरल्स थे अमेरिका में, ये कह रहे थे कि हम औरतों की राइट्स पे जंग कर रहे हैं।
जस्टिफिकेशन वाज बिसाइड्स बिन लादेन, अल-कायदा, लेकिन ये भी था कि हम औरतों को आज़ाद कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रेस्क्यू वुमेन, उनके राइट्स वगैरह। अब देखें आप 20 साल के बाद औरतों के राइट्स एक्चुअली और कम हो गए हैं अफ़गानिस्तान में बनिस्बत अमेरिका के इन्वेजन से पहले। तो अब भी जो लोग कह रहे हैं अमेरिका में कि नहीं ये रिजीम औरतों पे बहुत महसा अमीनी की बात कहते हैं, औरतें बुर्का पहनती हैं वगैरह, तो ये जस्टिफिकेशन जो बातें शुरू हुई हैं कि भाई हम ह्यूमन राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए ये जंग कर रहे हैं, इतनी बकवास है। ये वहाँ जाके 1953 रिपीट करना चाह रहे हैं। दे वांट टू इंस्टॉल अ किंग हु इज़ लॉयल टू इज़राइल, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो जाके तेल अवीव में कहा विद फुल कन्विक्शन आई स्टैंड विद इज़राइल। तो उनको वैसा ही बंदा चाहिए तेहरान में, जो अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में कहेगा, ये नहीं कहेगा कि आई स्टैंड विद ईरान और आई स्टैंड फॉर इरानियंस, वो ये कहेगा आई स्टैंड फॉर इज़राइल। और एक्चुअली अगर आप वीडियोस ढूँढें रज़ा शाह पहलवी के, वो वीडियोस अवेलेबल है जिसमें वो कहता है कि पहला काम मैं ये करूँगा कि इज़राइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लूँ। बिल्कुल, लेकिन सर इस वक़्त लग क्या रहा है आपको कि जिस तरह से गल्फ़ के ऊपर भी अटैक किया गया, कई गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर ईरान ने अटैक किया और ईरान कह रहा है कि जी हम नहीं रुकेंगे, ना हम सीज़फायर करेंगे और ना ही हम अमेरिका की बात मानेंगे। तो वैसे तो जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो यूजुअली अमेरिका के हर हुक्म को मान रही होती हैं, लेकिन ईरान तो बिल्कुल सर एकदम ही डिफरेंट साबित हुआ है और उसने तो छोटी कंट्री होने के बावजूद सैंक्शंस के साथ इतना टफ टाइम दिया है कि इस वक़्त ट्रम्प का, जैसे आप भी कह रहे हैं कि शायद अमेरिका में चेंज आ जाए लेकिन ईरान में नहीं आएगा। देखिए, जब कतर पे हमला हुआ था, याद है आपको, उन्होंने जो बंदा हमास का बंदा हुआ सपोज्ड टू नेगोशिएट, तो उसको मारा और एक बंदे को मारा। तो इस अमेरिका का जो बेस था कतर में, इतना बड़ा बेस है, तो क्या अमेरिका ने कतर को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? अमेरिका का बेसेस जो इन्होंने लेकर आए हैं ना, तकरीबन जितने भी गल्फ कंट्री थे, उन सब में अमेरिका के बेसेस है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। सो द लॉजिक वाज़ कि अगर अमेरिका का बेस है, तो आपके मुल्क पे हमला नहीं होगा। तो जब कतर के ऊपर हमला हुआ, तो अमेरिकन फ़ौजें वहाँ पर व्हाई डिड दे नॉट प्रोटेक्ट? 2 चीज़ें हैं, एक व्हाई डिडन्ट दे अलर्ट कि अटैक होने वाला है, दूसरा व्हाई डिडन्ट दे स्टॉप द अटैक, तीसरा व्हाई डिडन्ट दे रिटेलिएट? फिर वो क्या फ़ायदा है आपका बेस? कुछ भी नहीं किया अमेरिकन फ़ौजों ने, बस तमाशा देखते रहे वो टीवी पर कि इज़राइल आके कतर। तो वहाँ पे ये बेवकूफ़ों की अक्ल में भेजे में समझ में नहीं आया कि दैट दोज़ मिलिट्री पीपल आर नॉट देयर टू डिफेंड देम। देखिए, ये लॉजिक कि ये मिलिट्री बेसेस की वजह से हम बच जाएँगे, इज़ उल्टा हो गया है। इनके ऊपर हमला ईरान इसलिए कर रहा है कि इनके पास मिलिट्री बेसेस हैं। ईरान के 2 मकसद हैं, एक तो ये अमेरिकन टारगेट्स उसके पास और कुछ है ही नहीं, लॉस एंजेलिस और वाशिंगटन को तो मार नहीं सकता वो, तो वहाँ पे अमेरिकन्स मिल रहे हैं उसको, वहाँ मार रहे हैं, राइट? तो एक वो है, दूसरा द वे इट इज़ पनिशिंग द वर्ल्ड के हॉर्मुज़ से तेल रोककर, दिस इज़ द 2 स्ट्रैटेजीज़ ना, कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, और इस बार मुझे लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट, ये कितना भी कर ले ट्रम्प, बिकॉज़ उनको पता है कि अमेरिका विल नेगोशिएट अंडर 2 सर्कमस्टांसेस। एक, तेल की कीमत की वजह से इतनी महँगाई बढ़ जाए दुनिया में कि अमेरिका पे बहुत दबाव पड़े इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और ट्रम्प को बिल्कुल यकीन हो जाए कि यार ये तो मुझे मिड टर्म में तबाह कर देंगे हमारी पार्टी को। क्योंकि अगर मेजॉरिटी आ जाती है सेनेट और हाउस में डेमोक्रेट्स को, तो डेमोक्रेट का स्पीकर बन जाएगा, और अगर डेमोक्रेट्स में हिम्मत है तो वो ट्रम्प और जेडी वांस को इम्पीच करके अगर वो निकाल दें, तो स्पीकर इज द थर्ड इन लाइन टू बी प्रेसिडेंट। तो उस तरह से मैं कह रहा हूँ जो नवंबर में रिजीम चेंज अमेरिका में हो सकता है। तो उस दबाव के अंडर ट्रम्प अगर नेगोशिएट करना चाहे, जो दूसरा दबाव है कि इनके ये एम्यूनिशन खत्म हो रहा है। आपने खबर पढ़ी होगी कि कल कुछ 100 रॉकेट्स मारे थे हिजबुल्लाह, जिसमें से आधे से ज़्यादा वेंट थ्रू आयरन डोम ने, सिर्फ आधों का। तो आयरन डोम की जो डिफेंसिव एम्यूनिशन है वो ख़त्म होते जा रही है। मुझे लगता है कि अमेरिका और इज़राइल की जैसा एम्यूनिशन ख़त्म होने लगेंगी, वो गल्फ़ वालों की ले लेंगे। जो क़तर के डिफेंसिव मिसाइल्स हैं जो है वो लेंगे इज़राइल को बचाने के लिए, और इनके भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ये तो यूज़ कर रहे हैं, तो दे विल बी नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट?
जो नए बनेंगे वो सीधा इसराइल को जाएंगे, उसके बाद अमेरिका पे आएंगे, फिर इनके पास आएंगी। तो ईरान इज बेटिंग कि अगर वो 1-2 महीने सरवाइव कर लिया, देन इट्स उसके रॉकेट्स और उसके जो ड्रोन्स है, दे विल हैव मोर इम्पैक्ट। जितना लंबी ये जंग चली वो उतना उनका इम्पैक्ट होगा। दैट इज देयर लॉजिक। और अमेरिका सोच रहा कि उससे पहले हम इनको पूरी तरह से इनकी कैपेसिटी जो IRGC की है वो तबाह कर देंगे, बट दे आर होपिंग के इरानियंस विल राइज एंड रिबेल वगैरह। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब जॉर्ज W. बुश इराक पे हमला किए थे, उन्होंने एक टीम बनाई थी जो, आप इम्पाला कार जानते हैं? इम्पाला कार देखी है आपने? जी जी सर, मूवीज वगैरह में देखिए। यहाँ पुराने जमाने में बड़े, तो जैसा जॉन F. कैनेडी उसमें फिरते थे, राइट? तो द बुश एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पाला कार ढूंढ रही थी, कन्वर्टेबल, जिसमें जॉर्ज बुश बैठकर जाएंगे बगदाद में और खड़े रह के वेव करेंगे टू एज ए लिबरेटर के, बगदाद वाले तालियां मारेंगे। फिर बाद में पता चला कि वो जूते फेंकेंगे, इसलिए फिर वो गए नहीं। बट द सेम एटीट्यूड है कि the public will rise and they will liberate and then they will welcome America and Israel as liberators। ये कहाँ के ख्वाब है इतने बेवकूफ तरीन। I can't believe it कि ये डोनाल्ड ट्रम्प को as a हीरो, और डोनाल्ड ट्रम्प डिसाइड करेंगे कि विलायत फ़कीह कौन बनेगा। डोनाल्ड ट्रम्प की अक्ल में ये बात समझ में ही नहीं आई अभी तक कि विलायत फ़कीह इज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल पोजीशन, वो उनका इमाम है। तो क्या इमाम सेलेक्ट ये करेंगे? जैसा इंडिया कह रही है कि हम दलाई लामा बनाएंगे बुद्धिस्ट के, बुद्धिस्ट थोड़ी मानेंगे उनके इमाम को अगर कोई फॉरेन कंट्री, वो भी दुश्मन मुल्क सेलेक्ट करे। सो आई थिंक ये इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है दैट इज रॉन्ग। तो टू समराइज, अमेरिका की जो टैक्टिकल गोल्स है ना कि हम इनकी नेवी तबाह कर देंगे, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द टैक्टिकल गोल्स अमेरिका कैन अचीव एंड इज अचीविंग। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं कि ख़त्म कर दे इस्लामिक रिपब्लिक को और उसकी जगह एक प्रो इजरायली हुकूमत कायम करे, वो दे आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। बिल्कुल सर, लग तो है सही रहा है कि अमेरिका जो सोचकर आया था ईरान में वो उसको हरगिज नहीं मिलेगा। लेकिन सर आप आए और मैं आपसे पाकिस्तान, अमेरिका बगैर सोचे आया है। सोचता तो नहीं है सर, जल्दी में आ गया, मुझे लग रहा है एकदम से उन्होंने, जैसे नहीं होता चलो कहीं चलते हैं, तो वो एकदम ही उठकर आ गए। ट्रम्प का एक बहुत बड़ा फायदा हो गया ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एप्स्टीन। हाँ, लेकिन सर जब चीजें सेटल होंगी तो लोग दोबारा वो बात वही शुरू कर देंगे, फिर वापस आ जाएगी। लेकिन सर अब आप आए और मैं पाकिस्तान का ना पूछूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सर हमने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है, अब आप बताइए कि हम कहाँ फंस गए? क्योंकि अगर ईरान सऊदीया पे अटैक करता है, जो कि कर भी रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की आपके ख्याल से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? I mean, आपकी कोई ऐसी दोस्त है जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आपको बहुत फायदा होता, लेकिन उसके हस्बैंड से आपको चिढ़ आती है। तो वो हाल है पाकिस्तान का। वो चाहते हैं कि जितना करीब हो सके अमेरिका के करीब हो जाए, उससे फायदा है। लेकिन अमेरिका का जो स्पाउस है इजराइल, वो उससे उनका प्रॉब्लम है। तो ये जंग में पाकिस्तान इस थोड़ा फंस गया है। दो प्रॉब्लम है, एक कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अमेरिका कि आप इसको सपोर्ट करें, तो जैसा कि और दूसरा है कि ये जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, राइट? तो सऊदी अरेबिया के लिए डिफेंस अगर पाकिस्तान करता है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया ये डिमांड करता है कि आप ईरान को अटैक करें, राइट, तो सवाल उठता है कि विल पाकिस्तान डू दैट? ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। दूसरा मतलब इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ईरान ये पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट पाकिस्तान अगर ईरान जाके वहाँ पे खाली डिफेंसिव खेले वहाँ से, राइट? मतलब ब्लॉक कर दे ड्रोन्स को और मिसाइल्स को, दैट इज फाइन। वैसे अगर पाकिस्तान को वो करना आता तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो कई ब्लॉक कर लेते थे, राइट? सो इट्स नॉट रियली ए गुड ब्लॉकिंग, डिफेंस अच्छी नहीं थी यार। बट द अदर सिचुएशन ये है कि आपको पता है सबसे पहले नेवी का इस्तेमाल टू डिफेंड ऑयल शिपिंग पाकिस्तान ने की है। तो अब जो तेल की जो शिप आ रही है एक दो, उस पाकिस्तान ने अपनी नेवी को डिप्लॉय कर दिया। तो वहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन ये आता है कि उसके बावजूद अगर ईरान का एक आध ड्रोन आके पाकिस्तान
को जो तेल आ रहा है उसके ऊपर लग जाती है, तो विल पाकिस्तानी नेवी देन फायर ऑन ईरान का जो भी आ रहा है? अगर ड्रोन आ रहा है दैट इज फाइन, लेकिन अगर शिप है या बोट है तो क्या ईरानी फौजियों पर पाकिस्तान की फौज फायर करेगी नेवी एंड दैट विल स्टार्ट अ वॉर? तो दैट इज द ट्रिकी सिचुएशन। इनफैक्ट मैं यहाँ कल एनपीआर पे था, तो जब मैंने ये बात कही तो यहाँ पे काफ़ी हलचल मच गई, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ यूजिंग द नेवी टू प्रोटेक्ट। तो अगर ड्रोन्स आ रहे हैं और रॉकेट्स आ रहे हैं, आप उसको ब्लॉक कर लें, दैट इज नॉट द सेम एज फायरिंग बैक एट देम। अगर उनकी बोट आती है, राइट, एक शिप आती है और वो आपको लग रहा है कि दिस बोट इज नाउ गोइंग टू सिंक माय ऑयल टैंकर, 300 मिलियन का होता है वो ऑयल टैंक, तो क्या आप उस अपनी ऑयल टैंक बचाने के लिए क्या ईरानी नेवी पे फायर करके उनको मार डालेंगे? देन यू आर इन द वॉर, राइट? प्लस अगर इफ यू आर इन द वॉर, देन ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया। डू यू वांट दैट इमेज? वो ऑप्टिक्स का क्या असर होगा सोचिए आप। टीटीपी का पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगा एक ही दिन में। ऐसा ही है सर। हाँ, तो दे फंस गए हैं वो बेसिकली, और फंस भी गए हैं, और क्योंकि इकोनॉमिक हालात थोड़े इतने कमज़ोर हैं पाकिस्तान के कि दे कांट नॉट डू एनीथिंग, राइट? वो फंस जा रहे हैं कि क्या करेंगे अगर ये 6 महीने चल गई ये जंग, तो आपका पूरा जो रिकवरी हुई है पिछले 2 साल में थोड़ा बहुत, वो दैट विल गो डाउन द ड्रेन। मतलब सारे ग्लोबल साउथ के मुल्क का तो बुरा हाल होने वाला है, यूरोप का भी होगा, जो बचने वाले हैं सिर्फ यूएस एंड चाइना। बिल्कुल सर, काफी इस वक्त सिचुएशन खराब है, और हमारे यहाँ तो अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो टेंशन बढ़ी हुई है, और दूसरी तरफ ईरान का जो कुछ चल रहा है, तो उसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से चारों तरफ से बल्कि जो है वो गिर गया है, और कैसे निकलेंगे पता नहीं। बहुत शुक्रिया सर। आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है या अलग है? नहीं सर, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जाहिर है सब चीजें उसी से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर आपकी बिजली, अगर वो पावर कट कर दे आपका, तो यू विल आल्सो लूज योर इंटरनेट। यस, एग्जैक्टली। शोज नहीं कर सकेंगी आप जनरेटर के बावजूद, राइट? सर शुभ शुभ बोलें, कैसी बातें कर रहे हैं आप इसको। मैं मुझे एकदम ख्याल आया कि अगर लाइट चली गई तो क्या नहीं, तो जनरेटर वगैरह है, लेकिन उसकी भी एक लाइफ होती है ना, उसके बाद वो कुछ आवर्स के बाद तो वो बंद हो जाता है। टेस्ट कर लें आप आपके फोन को एज अ हॉटस्पॉट यूज करके। देखते हैं सर क्या फोन से कर सकेंगे शो विद द लाइट ऑफ। सर सिर्फ शोरिंग का बहुत सारी चीजें सर ऐसी होती है जो लाइट से चलती हैं, और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो आई विश कि ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।